हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस और सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर ये किया था। सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें लास्ट पार्ट जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर था वो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, उसको अभी हम बीच में ही रोक रहे हैं। उसमें बहुत कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको याद करना है। हम नया चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अब आज के बाद आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर का यूज होगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये अपने एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जब स्कूल खुलेंगे तो उसमें हम लोग जो थोड़ा सा सेकंड चैप्टर का जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे और चैप्टर शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं ऑल अबाउट मैटर। मैटर के बारे में, मैटर के हर चीज़ के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और जब मैटर की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने कहा था कि मैटर थ्री फिजिकल स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल हमने स्टडी की थी चैप्टर 1 में। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हमने आपको बताया था कि मैटर दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, एक को बोलते हैं प्योर और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर। और प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर को ही मिक्सचर भी हमने बोला था। इनके बारे में हमने स्टडी किया था सेकंड चैप्टर में। फिर प्योर में हमने आपसे बताया था कि प्योर एक तो एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। एलिमेंट की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको एटम बोलते हैं और कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यही एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में हमको यहाँ पे पढ़ना है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे एटम और मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में आए, नाम कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है आज। तो शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था कि अगर कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, प्योर हो या इम्प्योर हो, कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्योर हो या इम्प्योर हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और अब तक हमने इन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम रखा था कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल बोला था कि ये मैटर के स्मॉलेस्ट टिनी कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब ये बात कि कोई भी मैटर है वो स्मॉल कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है, ये हमको लगभग 500 BC
ईयर बताने का दो तरीका होता है, एक होता है एडी और एक होता है बीसी। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 500 बीसी में इंडियन एंड ग्रीक फिलासफर थे, इंडियन और ग्रीक फिलासफर्स ने 500 बीसी में ये बात बोली थी कि जो भी मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे इंडियन की बात करें तो इंडियन फिलासफर्स में एक फिलासफर का नाम आता है, उनका नाम था महर्षि कणक। महर्षि कणक, और महर्षि कणक ने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम रखा था परमाणु। परमाणु। और ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिट थे, उन्होंने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम रखा था एटमॉस। एटमॉस। तो लगभग 500 बीसी में इंडियन और ग्रीक फिलासफर्स ने ये बात हमको बता दी थी कि कोई भी मैटर है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। और इंडियन फिलासफर जिनका नाम था महर्षि कणक, उन्होंने इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम रखा परमाणु। और ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिट थे, उन्होंने इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बहुत स्मॉल थे उसका नाम रखा एटमॉस। एटमॉस। बट ना ही कणक के पास ना ही डेमोक्रिट के पास कोई साइंटिफिक लॉजिक था अपनी बात को प्रूव करने का। मतलब ये जो इन्होंने परमाणु और एटमॉस बोला था, इस बात को प्रूव करने का उनके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था। जैसे कुछ चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में आती हैं और उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि देखो ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। बट जब आपसे ये पूछा जाता है कि आपने किस बेसिस पे ये बात कही है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता। आप ये नहीं बता पाते कि हमने क्यों कहा है, बस मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया। तो ऐसे ही इन लोगों के मन में ये बात आई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके मैटर बना होता है, उसका नाम रख दिया परमाणु। और दूसरे के मन में आया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है, इसको बोलेंगे एटमॉस। बट ये बात प्रूव करने के लिए इनके पास कोई साइंटिफिक वे नहीं था। ठीक है, तो फिर काफी दिनों तक यही बात कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु और एटमॉस है, ये बात चलती रही। सबसे पहले साइंस के बेस पे 1808 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने सबसे पहले 1808 में साइंटिफिक बेसिस पे मैटर ऑफ जो भी मैटर है या पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में कुछ बातें बताई, साइंस पे आधारित, जो उस समय लॉ साइंस में थे, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे। फिर जो परमाणु और एटमॉस के बारे में फिलासफर्स ने बताया था। तो इन सबको बेस बना के उन्होंने कुछ बातें बताई और उन्हीं बातों को आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के नाम से। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, ये बात हमको
500 BC में इंडियन और ग्रीक फिलासफर्स ने बता दिया था, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने का उनके पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। साइंटिफिक मेथड पे बेस सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बातें बताई और उन बातों को आज के डेट में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है बेटा। अब इन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में जो जो बातें बताई वो एक एक करके हमको यहाँ पे देखना है, और आज के रिस्पेक्ट में, आज के डेट में जो भी हमको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता है उससे कोरिलेट करना है कि कौन कौन सी बात उनकी आज के डेट में सही है और कौन कौन सी गलत है। तो चलो शुरू करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। पहली बात तो एक डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में, और ये जो थियरी थी ये साइंस बेस्ड थियरी थी, साइंस बेस्ड थियरी थी। तो इन्होंने अपनी थियरी में क्या कहा था, एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहला बात ये था, इन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होगा, और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं ये इनडिविजिबल होंगे, इनडिविजिबल मतलब इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनविजिबल होंगे, इनको हम देख नहीं सकते। तो सबसे पहली बात यही बताएंगी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, अब इससे छोटा नहीं है। स्मॉलेस्ट, इनडिविजिबल, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, पार्टिकल, नोन एज एटम। कहा कि कोई भी मैटर है तो वो स्मॉलेस्ट, इनविजिबल और इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इस स्मॉलेस्ट, इंडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल का नाम रखा एटॉम। एटम बोलते हैं इसको। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है टू कट, मतलब जिसको हम लोग काट नहीं सकते। ठीक है, इसी को आज के डेट में हम लोग हिंदी में परमाणु बोलते हैं, जो कणक ने बताया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि किसी भी एलिमेंट, देखो सेकंड, जैसे हमने कहा था कि प्योर में बेटा एक तो होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि आज के डेट में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। तो दूसरी बात उन्होंने एलिमेंट के लिए बताई थी, क्या बताया था कि एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, आपके पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करो। तो एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स है सिमिलर प्रॉपर्टीज, या थोड़ा सा इसमें और करेक्ट कर दो कि ऑल द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज,
एंड मास। मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि 118 एलिमेंट जो हैं इनमें से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करो। जैसे मान लो हमने आयरन सेलेक्ट किया, तो आयरन की एक रॉड लिया, ये आयरन के ढेर सारे एटम से मिलकर बना होगा, तो इस आयरन के जितने एटम होंगे इन सारे एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जैसे मान लो ये एटम 1 2 3 4 5 तो ऐसे हैं, तो ये पहले एटम का जो शेप होगा, साइज होगा, मास होगा, वही सेकेंड एटम का होगा, वही थर्ड एटम का होगा, वही मतलब सारे के सारे एटम की प्रॉपर्टी, उनका शेप, साइज और मास सेम होगा। सिमिलरली मान लो आपने सिल्वर लिया, तो सिल्वर के जितने एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट की, मान लो ये सिल्वर की चेन है, आप पहनते हो, तो ये चेन में जितने सिल्वर के एटम हैं इन सारे एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। सारे एटम्स का मास सेम होगा, सबका शेप सेम होगा, सबका साइज सेम होगा, हर चीज, हर प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक ही एटम के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। थर्ड बात क्या होता है, थर्ड बात इसका उल्टा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपने यहां पढ़ा कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे आपने एक एलिमेंट लिया था आयरन, तो आपने कहा था कि आयरन के जितने एटम हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। दूसरा एलिमेंट लिया सिल्वर, आपने कहा सिल्वर के जितने एटम हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जैसे आयरन का एक एटम है, इसका शेप, साइज, मास कुछ और होगा, और सिल्वर के एटम का मास और साइज कुछ और होगा। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड बात। एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। फोर्थ बात, अगली बात इन्होंने बताई कि व्हेन एटम्स ऑफ टू आर मोर देन two elements combined in simple, fixed and whole number ratio molecule is found। कहा कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे देखो, एक हाइड्रोजन का एटम लिया और ऑक्सीजन का एटम लिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके H2O बनाता है, तो ये H2O मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, और इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा, फिक्स होगा और होल नंबर होगा। सिंपल का मतलब, रेशियो सिंपल होने का मतलब, जैसे मान लो हमने कहा कि 5/25 को सिंपल करो तो 1/5, तो सिंपल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये रेशियो सिंपल होगा। फिक्स होगा, फिक्स होने का मतलब कि वो चेंज नहीं करेगा। वाटर जब भी बनेगा, आप वाटर कहीं भी बनाओ तो उसमें दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करेगा, तो ये रेशियो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाटर बनाओगे तो रेशियो कुछ और होगा, अमेरिका जाके बनाओगे तो कुछ और होगा, गंगा जी से पानी ले आए तो उसका कंपोजिशन कुछ और होगा। वाटर बना तो रेशियो फिक्स, और ये रेशियो भी कैसा होगा, होल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 1.5 2.5 या 1.25 इस तरह से नंबर नहीं होगा।
ठीक, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये डिफरेंट 3 तरह के एलिमेंट हो गए और इनके एटम कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फिक्स है कि ग्लूकोज जब भी बनेगा तो कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और ये भी फिक्स है कि कार्बन के 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 6 एटम होंगे। तो ये बात इन्होंने बताई कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। ये सब एटम हैं और ये मॉलिक्यूल है, ये एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल है। और ये कंबाइन किसमें करेंगे? सिंपल फिक्स रहेगा और होल नंबर रेशियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया। और सबसे लास्ट में जो बात बताई थी वो ये था, 5th बात, कि इन अ केमिकल रिएक्शन in a chemical reaction atoms can neither be created nor be destroyed। मतलब बताता हूं अभी, in a chemical reaction atom can neither be created nor be destroyed but they rearrange to themselves। किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या मतलब? जैसे मान लो हम आपको बता रहे हैं, चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस केमिकल रिएक्शन में कह रहे हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएट मतलब पैदा करना, और डिस्ट्रॉय मतलब गायब करना। तो किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ना पैदा होंगे ना गायब होंगे। इसका क्या मतलब है कि पहले जो एटम था बाद में भी वो रहेगा, पहले जो था वो बाद में। ऐसा नहीं होगा कि पहले कुछ अलग एटम थे बाद में कुछ और बन गया, या बाद में कुछ ऐसा बना है जो पहले नहीं था। सिर्फ क्या करेंगे कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। और अच्छे से समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लो, जैसे मान लो एक HCl एसिड है और इसकी रिएक्शन हम NaOH एक बेस से करा दें तो ये सॉल्ट बनता है NaCl, जो आप अपने घर में खाते हो, और इसके साथ वाटर बन जाता है। अब देखो, रिएक्शन करने से पहले हाइड्रोजन था तो बाद में भी हाइड्रोजन रहेगा, पहले क्लोरीन था तो बाद में भी क्लोरीन रहेगा, पहले सोडियम था तो बाद में भी सोडियम रहेगा, पहले ऑक्सीजन था तो बाद में भी ऑक्सीजन रहेगा, पहले हाइड्रोजन था तो बाद में भी हाइड्रोजन रहेगा। मतलब इस रिएक्शन में ना ही पहले वाला कोई गायब हुआ है और ना कोई नया बना है, ना क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। सिर्फ क्या हुआ है, इन्होंने अपनी पोजीशन रियलाइज करी है। पहले हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। पहले सोडियम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, अब सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। तो सिर्फ ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, पहले किसी और के साथ से बाद में किसी और के साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नया एटम क्रिएट हो या पुराना वाला एटम गायब हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरा कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड मास। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फोर्थ कि व्हेन 2 or more than 2 atoms of different element combine then molecule is formed
और लास्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको 5 पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के रूप में। ठीक है, तो ये हो गई डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब इस थियरी का आज के रिस्पेक्ट में, आज ये बात की गई थी, डाल्टन ने हमको बताया था 1808 में, और आज हमारा चल रहा है 2020। तो आज जहां हम खड़े हैं वहां से खड़े होके देखें कि ये डाल्टन एटॉमिक थियरी कितनी सही थी, कितनी गलत थी। तो इस बात पे जब हम बात कर लें तो देखो, पहले तो इसकी मेरिट भी है, मेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी, मतलब इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या थी। तो सबसे पहली अच्छाई ये थी कि डाल्टन ने कहा था कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे वो प्योर हो, चाहे वो मिक्सचर हो, ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम होता है एटम। ठीक है, तो मैटर का एक हमारे सामने पिक्चर आ गया। कोई भी मैटर है, ये चाक उठाया तो अब डाल्टन ने हमको बताया था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये एटम से मिलके बना होता है। हमारे पास ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स भी इससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। ये बोर्ड इससे मिलके बना है, एटम से मिलके। तो हमारे सामने डाल्टन एटॉमिक थियरी के बाद एक क्लियर पिक्चर आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो सबसे पहली बात कि इट प्रोवाइड अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट पिक्चर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पिक्चर के बारे में ये क्लियर कॉन्सेप्ट हमको देता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि डाल्टन ने जो डाल्टन एटॉमिक थियरी दी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन एटॉमिक थियरी से पहले आ गई थी। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था उसको डाल्टन एटॉमिक थियरी ने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी इसकी एक मेरिट थी कि इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया था। तो ये दो बेसिक मेरिट थी कि पहला कि इसने मैटर के बारे में एक क्लियर पिक्चर दिया था, और दूसरा इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया था करेक्टली। अब ये तो मेरिट थी, मेरिट से ज़्यादा हमको डिमेरिट देखनी है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी की डीमेरिट क्या थी। डाल्टन एटॉमिक थियरी की डिमेरिट्स क्या थी या इसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो देखो, डाल्टन एटॉमिक थियरी के हिसाब से कोई भी मैटर है, चाहे ये सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे ये प्योर हो, चाहे इम्प्योर हो, इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे इसका नाम एटम होगा। ये बात डाल्टन के हिसाब से है। बट आज के डेट में हमको ये पता है कि प्योर सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम तो एटम होता है, बिल्कुल सही है। बट प्योर में ही जो कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का,
डाल्टन के हिसाब से चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम होगा। बट आज के डेट में हमको पता है कि एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम है और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल है। मतलब कि डाल्टन के हिसाब से एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग दो चीजें नहीं थी। आज के डेट में हमको पता है कि एटम कोई अलग चीज है, मॉलिक्यूल कोई अलग चीज है, क्या है वो बाद में देखेंगे। लेकिन डाल्टन के हिसाब से स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल ये दोनों सेम थे। बट आज के डेट में हमको पता है कि एटम अलग चीज है और मॉलिक्यूल अलग चीज है। तो सबसे बड़ी डिमेरिट, बुराई यही है कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एटम और मॉलिक्यूल को अलग अलग डिस्टिंग्विश या इनमें डिफरेंस नहीं बताता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, सबसे पहली मेरिट कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के हिसाब से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके नहीं बताया गया है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये तो बता दिया कि एटम जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। एटम जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि ये आप एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं। ये बताया जैसे इन्होंने कहा कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है इनको। मतलब कंबाइंड होंगे ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कंबाइंड होने के पीछे कारण क्या है। तो सेकेंड डिमेरिट हो गई, इट does not explain why atoms of different elements combined to form molecule। ये नहीं बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ठीक है, फिर एक तो ये नहीं बताया कि वाई, क्यों कंबाइंड होंगे। अगली बात इन्होंने ये भी नहीं बताई कि ये कंबाइंड होके एक साथ रह जाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिले वाटर बना, तो वाटर के अंदर क्या चीज है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रख रही है। ये अलग अलग थे और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रह रहे हैं। तो कौन सा फोर्स है, किस फोर्स की वजह से ये आपस में एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने फोर्स के बारे में बात नहीं की कि कौन सा फोर्स है जो एटम्स को एक साथ मॉलिक्यूल में बांध के रखता है। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स which held together the atoms in molecule। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम है उनको बांध के रखने वाला फोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में डाल्टन ने कोई बात नहीं की थी। ठीक है,
इसके अलावा ये तो डिमेरिट थी। चलो कुछ और बारीकी से डिमेरिट देखता हूँ। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि डाल्टन ने 5 बातें बताई थी, हम लिख लेते हैं एक करके। फर्स्ट कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरा, एक ही एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी, हम शॉर्ट में लिखते हैं सेम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फिर कंबाइंड होंगे तो सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होंगे। और लास्ट फिफ्थ चीज कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये बेसिकली 5 चीजें बताई थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अलग अलग एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। एटम जब सिंपल, फिक्स और होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। और एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये 5 बातें बताई और ये बातें बताई 1808 में। और आज हम लोग हैं 2020 में। तो 2020 में अगर हम बात करें तो ये पांचों की पांचों बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उनको पता है कि एटम से भी छोटा पार्टिकल आज के समय में डिस्कवर्ड है और उस पार्टिकल का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज के डेट में हमको पता है कि एटम भी खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। मीन्स कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स का नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो डिस्कवरी, जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुआ, जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की पहली बात थी वो गलत हो गई। अब एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आज के डेट में कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी थी उसकी पहली बात को गलत कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। चलो हम बताएं कि हमारे 118 एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन। नाम है हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक का नाम है हाइड्रोजन 1, दूसरे का नाम है हाइड्रोजन 2 और तीसरे का नाम है हाइड्रोजन 3। इसका नाम हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। 2 वाले का नाम है ड्यूट्रियम और 3 वाले का नाम है ट्राइटियम। यानी कि एलिमेंट एक ही है, हाइड्रोजन। और इस एलिमेंट के 3 तरह के एटम होते हैं। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूट्रियम, तीसरे का नाम है ट्राइटियम। और इन तीनों का मास भी अलग अलग होता है। प्रोटियम का मास होता है 1, ड्यूट्रियम का होता है 2 और ट्राइटियम का होता है 3। डाल्टन एटॉमिक थियरी के हिसाब से एक ही एलिमेंट के जितने एटम हैं सबका मास सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मास सेम नहीं है। और ऐसे एलिमेंट जिनका मास सेम नहीं होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप। तो जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, डाल्टन्स का सेकंड पार्ट राइट हो गया। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है, इन्होंने कहा कि 2 अलग अलग एलिमेंट, आप लिए पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम। हमने 3 अलग अलग एलिमेंट ले लिए।
अब डाल्टन के हिसाब से इन तीनों का मास अलग अलग होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में देखोगे ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है। तो एलिमेंट तो अलग अलग है लेकिन मास सबका सेम होता है। तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं आइसोबार। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, ये थर्ड पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहा था कि जब भी एटम कंबाइन होंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे, लेकिन आज के डेट में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे Fe.980। डाल्टन के हिसाब से ये पॉइंट वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था होल नंबर, लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट पे आता है। बहुत कम है लेकिन है, तो ये भी गलत है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें रेशियो होल नंबर नहीं होता है इसको बोलते हैं नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो जैसे ही नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई तो ये फोर्थ वाला पॉइंट भी इनका गलत हो गया। और सबसे लास्ट वाला आपने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी। ये एक फेनोमेना होती है, इसमें जो एलिमेंट लिया जाता है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, उसका डीके हो जाता है और नया एलिमेंट बन जाता है। डाल्टन के हिसाब से कभी भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा, पुराना वाला गायब नहीं होगा, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में जो पुराना वाला एलिमेंट होता है वो धीरे धीरे किसी नए एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी चारों बातें आज के डेट में गलत है। ठीक है बेटा, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके आगे करेंगे। थैंक यू।